हेलो फ्रेंड्स, आज हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार। जो भी व्यवहार होता है उसकी डबल एंट्री होती है और खाते के प्रकार के बारे में सीखेंगे। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके, पहला हम पॉइंट है धंधाकीय व्यवहार का अर्थ। हिसाब तैयार करने की प्रथम सीढ़ी व्यवहार का अस्तित्व खड़ा होना और उसकी पहचान है। जो भी हम धंधाकीय व्यवहार करें उसकी असली पहचान होनी चाहिए। व्यवहार नहीं तो हिसाब नहीं। नो ट्रांजैक्शंस नो अकाउंट। व्यवहार शब्द का प्रयोग हिसाबी पद्धति में किया जाता है। व्यवहार कैसा होना चाहिए? धंधा का व्यवहार होना चाहिए। हमें धंधे का व्यवहार चाहिए। ओके, धंधे का आर्थिक व्यवहार होना चाहिए। आर्थिक व्यवहार मतलब जिसका द्रव्य में मूल्य आंका जा सके। आर्थिक व्यवहार का द्रव्य में मूल्य होना चाहिए। मैंने बोला ऐसे, द्रव्य में उसका मूल्य होना चाहिए। धंधा का व्यवहार रोकड़ या उधार स्वरूप में हो सकता है। धंधा का व्यवहार आंतरिक हो सकता है, मतलब धंधे के अंदर जो होता है उसको आंतरिक व्यवहार कहते हैं। धंधे का व्यवहार बाह्य हो सकता है, बाहर के लोगों के साथ भी हो सकता है। धंधा के व्यवहार अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधे के लिए वस्तु या सेवा का रोकड़ अथवा उधार साख पर अथवा दोनों में विनिमय। ध्यान में रखना, धंधा के व्यवहार अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। याद रखना, धंधा क्या व्यवहार, कोई भी व्यवहार में दो या दो से अधिक व्यक्ति तो चाहिए। धंधे के लिए वस्तु या सेवा का रोकड़ अथवा उधार अथवा दोनों में विनिमय। वो विनिमय रोकड़ भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है अथवा दोनों में भी हो सकता है। व्यवहार का स्पष्ट अर्थ समझने के लिए ऊपर की बाबतों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है। ओके, व्यवहार के वर्गीकरण के आधार पर समझाया गया है। हम देखेंगे व्यवहारों का वर्गीकरण, वो रोकड़ भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। धंधा के व्यवहार का वर्गीकरण धंधा के व्यवहार के प्रकार और उसके लक्षणों को स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? धंधा के व्यवहार के प्रकार को और उसके लक्षणों को। वर्गीकरण के कारण धंधाकीय और बिन धंधाकीय व्यवहारों का अंतर समझ सकते हैं। धंधा के आर्थिक व्यवहार ही बहियों में लिखे जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना, जो आर्थिक व्यवहार होते हैं उसे ही हम बही में लिखते हैं, उसका ही हिसाब रखते हैं। बिन आर्थिक व्यवहार का कोई हिसाब नहीं रखता। बिन आर्थिक व्यवहार बही में लिखे नहीं जाते। ओके, आर्थिक व्यवहार हमने सीखा था, जिसका मूल्य पैसों में आंक सके उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं। और बिन आर्थिक व्यवहार जैसे कि हम किसी को गिफ्ट दे, वो बिन आर्थिक व्यवहार है, उसका मूल्य पैसों में नहीं आंका जा सकता। धंधा के व्यवहारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। यह आर्थिक व्यवहार है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रोकड़ और उधार व्यवहार की दृष्टि से। रोकड़ और उधार व्यवहार, रोकड़ भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। रोकड़ व्यवहार कैश ट्रांजैक्शन, उधार व्यवहार क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अन्य व्यवहार अदर ट्रांजैक्शन। रोकड़ और उधार की दृष्टि से तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। रोकड़ उधार, रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार और अन्य व्यवहार। आंतरिक और बाह्य व्यवहार की दृष्टि से एक धंधे के अंदर व्यवहार होता है उसे आंतरिक व्यवहार कहते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शंस। और धंधे के बाहर व्यवहार होता है उसे बाह्य व्यवहार कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। आंतरिक और बाह्य व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। समझ में आया? पहला है रोकड़ और उधार व्यवहार की दृष्टि से, उसमें तीन: रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार और अन्य व्यवहार। आंतरिक और बाह्य व्यवहार की दृष्टि से आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। हम देखते हैं, ये डायग्राम है पूरा। धंधा के व्यवहार वो दो भागों में विभाजित किया गया है, आर्थिक व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहार। बिन आर्थिक व्यवहार को बही में लिखा नहीं जाता, सिर्फ आर्थिक व्यवहार को लिखा जाता है। सिर्फ आर्थिक व्यवहार को लिखा जाता, सिर्फ आर्थिक व्यवहार को लिखा जाता है। सिर्फ आर्थिक व्यवहार को लिखा जाता है, सिर्फ आर्थिक व्यवहार को लिखा जाता है। सिर्फ आर्थिक व्यवहार को लिखा जाता है, सिर्फ आर्थिक व्यवहार को लिखा जाता है। रोकड़ और उधार व्यवहार
दूसरा है आंतरिक और बाह्य व्यवहार। रोकड़ और उधार व्यवहार के 3 भाग हैं, रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार और अन्य व्यवहार। और आंतरिक व्यवहार के 2 भाग हैं, आंतरिक और बाह्य में 2 पार्ट है, आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। मैं ये होमवर्क में मुझे डायग्राम चाहिए आज ही। आर्थिक व्यवहार, धंधे की बहियों में धंधे के आर्थिक व्यवहार ही लिखे जाते हैं। मैंने बोला कि जिसका द्रव्य में मूल्य आंका जा सके उसे बोलते हैं आर्थिक व्यवहार। धंधे के ऐसे व्यवहार जिसका द्रव्य के रूप में मूल्य माप सके और जहां रकम का लेन देन तात्कालिक रोकड़ में अथवा भविष्य में करना हो उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं। हम रोकड़ के लेन देन अभी कर सकते हैं या फिर भविष्य में कर सकते हैं, लेकिन पैसों का लेन देन होना चाहिए, उसका पैसों में मूल्य आंका जाना चाहिए। भविष्य की होने वाली रकम का लेन देन संबंधित वर्तमान में लेनदार देनदार का संबंध खड़ा हो जाए, ऐसे व्यवहार को आर्थिक व्यवहार में शामिल करते हैं। हमने लेनदार और देनदार पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। अभी मैं बोल रही हूँ कि लेनदार और देनदार जिस व्यवहार से खड़े हो उसको आर्थिक व्यवहार में मापा जा सकता है। आर्थिक व्यवहार की 2 महत्वपूर्ण बाबतें हैं, संपत्ति, माल, सेवा के सामने रोकड़ का लेन देन। संपत्ति, माल और सेवा के सामने किसका लेन देन होगा? रोकड़ का। संपत्ति, माल और सेवा के सामने साख पर के व्यवहार के कारण लेनदार देनदार का संबंध खड़ा हो, या फिर रोकड़ में हो या फिर साख में हो। अगर साख में होगा तो देनदार और लेनदार का संबंध बढ़ेगा। जैसे कि मैंने एक 5,000 का माल है, वो रोकड़ में बेच दिया तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, इससे लेनदार और देनदार नहीं बढ़ेंगे। अगर मैंने 5,000 का माल रमेश भाई को साख पर बेचा है तो रमेश भाई क्या हुए? रमेश भाई को मैं बेचती हूँ तो रमेश भाई मेरे हुए देनदार और मैं बनी लेनदार, इससे लेनदार और देनदार का संबंध बढ़ता है। इन 2 बाबतों में से एक बाबत का पालन हो तो व्यवहार को द्रव्य में माप सकते हैं। 5,000 रमेश भाई मुझे कभी ना कभी तो देंगे ही, इसलिए वह व्यवहार आर्थिक व्यवहार बनता है। धंधा के आर्थिक व्यवहार का मुख्य लक्षण उसका द्रव्य में मूल्य होता है। आर्थिक व्यवहार का मुख्य लक्षण क्या है? उसका मूल्य द्रव्य में होना चाहिए। आर्थिक व्यवहार नहीं बही में लिखे जाते हैं, वो तो हमें पता है। उदाहरणार्थ घनश्याम फर्नीचर बनाने का धंधा करता है। राधेश्याम जी फर्नीचर बनाने का धंधा करते हैं। रुपया 30,000 में लकड़ी खरीदी गई। कितने की खरीदते हैं हम? 30,000 की। वह व्यवहार राधेश्याम का धंधा का व्यवहार कहा जाएगा। अगर फर्नीचर का काम करेंगे तो लकड़ी तो चाहिए ही, लकड़ी चाहिए तो हमने 30,000 की लकड़ी खरीदी तो हम धंधे का व्यवहार करते हैं। राधेश्याम द्वारा अपनी बही में इस व्यवहार को खरीदी के रूप में लिखा जाएगा। ओके, वो बही में लिखेंगे क्योंकि 30,000 का आर्थिक व्यवहार हुआ है। आर्थिक व्यवहारों का वर्गीकरण निम्नानुसार हो सकता है। एक है रोकड़ और उधार व्यवहार की दृष्टि से। पहला है रोकड़ व्यवहार। इस प्रकार के व्यवहारों में माल संपत्ति के बदले द्रव्य या सेवा के बदले में द्रव्य चुकाया जाता है अथवा द्रव्य मिलता है। रोकड़ व्यवहार, कैश ट्रांजैक्शंस, हम किसी को संपत्ति और माल के बदले में द्रव्य मिलता है, पैसे में रकम चुकाई जाती है। जो रोकड़ व्यवहार है उसमें इमीडिएटली पैसे दे दिए जाते हैं, उसे रोकड़ व्यवहार कहते हैं। संपत्ति के रोकड़ व्यवहार, रकम चुकाकर संपत्ति खरीदी जाती है अथवा संपत्ति का विक्रय में से रकम मिलती है। रोकड़ चुकाकर मैंने संपत्ति को खरीदी तो मैं पैसे चुका देती हूँ, रोकड़ चुका देती हूँ। अथवा मेरे पास कोई टेबल हो, वो मैंने बेच दिया तो फिर भी मुझे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। उदाहरणार्थ 10,000 में धंधे के लिए फर्नीचर खरीदा।
₹10,000 में मेरा धंधा चल रहा है, मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। रोकड़ चुकाकर मैंने संपत्ति की खरीदी की है। इसमें मैं पैसे डायरेक्ट चुका देती हूँ 10,000 रुपये और मुझे क्या मिल जाता है? फर्नीचर। ₹40,000 में स्कूटर बेचा। अब मैं अपनी संपत्ति को 40,000 में बेच देती हूँ। संपत्ति बेचकर 40,000 मुझे प्राप्त हुए तो वो मुझे पैसे मिलते हैं। माल के रोकड़ व्यवहार। रोकड़ व्यवहार के भी 3 प्रकार हैं। फर्स्ट हमने संपत्ति के रोकड़ व्यवहार, दूसरा देखते हैं माल के रोकड़ व्यवहार। द्रव्य के बदले में माल खरीदा जाता है अथवा माल के विक्रय से रकम मिलती है। जैसे कि 15,000 का माल रोकड़ में खरीदा, अब मैं पैसे चुका देती हूँ और मुझे क्या मिलता है? माल। वैसे संपत्ति जैसा ही है, मुझे माल चाहिए तो मैं 15,000 डायरेक्टली चुका देती हूँ, तो रोकड़ डायरेक्टली दे देती हूँ। और मेरे धंधे में बहुत सारा माल पड़ा है, एक ग्राहक आया और 18,000 का माल ले गया, तो मैंने माल बेचा 18,000 का, तो वो भी मेरा क्या हुआ? रोकड़ व्यवहार। सेवा संबंधी रोकड़ व्यवहार। सेवा संबंधी द्रव्य के बदले में सेवा ली जाती है अथवा सेवा के बदले में द्रव्य मिलता है। जैसे कि कर्मचारी को वेतन 12,000 चुकाया। जो कर्मचारी हैं वो धंधे में सेवा ही करते हैं, वो अपना जो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। कर्मचारी को वेतन हम 12,000 चुकाते हैं तो वेतन सेवा है। 9,000 दलाली मिले, हमें मिलेगी, पैसे मिले तो वो क्या है? हमारी सेवा के बदले में मिले। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, टीचिंग भी एक सेवा है, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलते हैं? वेतन मिलता है, तो वो भी क्या हुई? मेरी रोकड़ व्यवहार। ओके, ये धंधे का नहीं था। वेतन वाला जो मैंने अपने वेतन के बारे में बताया ना, वो धंधे का नहीं था, ये धंधे का है। हम वेतन चुकाते हैं, दलाली मिलती है, वो धंधे का है और धंधे का ही व्यवहार बना चाहता है। टिप्पणी। यह सेवा अर्थात धंधे के व्यवहार में भौतिक संपत्ति के अतिरिक्त काम के बदले में जब रकम चुकाई जाए, ऐसे व्यवहारों को सेवा के रूप में पहचानते हैं। सेवा का अर्थ यहाँ पे अलग है। मैंने आपको बोला था कि सेवा, अगर कोई ज़्यादा काम करके सेवा दे, उसके बदले में उसे पैसे मिले, उसको सेवा कहते हैं। देवा लेना का व्यवहार। भूतकाल में ली संपत्ति, माल या सेवा की रकम चुकानी बाकी है तो देवा मतलब दायित्व कहलाता है। भूतकाल में संपत्ति ली या माल और सेवा की रकम हमने चुकाई नहीं है तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें चुकाना है। उस रकम वर्तमान में चुकाई जाती है। भूतकाल में दी संपत्ति, माल या सेवा की रकम मिलनी बाकी हो तो उसे लेना कहते हैं। जो हमें पैसे लेने बाकी हो तो वो हमारा क्या होगा? लेना। उस रकम वर्तमान में मिलती है। जैसे कि रमीला के पास से खरीदे माल की रकम ₹3,000 चुकाना बाकी था, वह चुकाया, हमने पैसे दे दिए। रोशनी को ₹4,000 का माल बेचा था, उसकी रकम मिलना बाकी था, वो हमें रोकड़ में मिल गई। वो क्या होगा? हमारे लेने देने के व्यवहार, देवा लेना के व्यवहार। रोकड़ में व्यवहारों के बदले बैंक द्वारा अर्थात चेक से व्यवहार किए जाते हैं, उसका समावेश भी रोकड़ व्यवहारों में ही किया जाता है। कभी हम ऐसा होता है कि डायरेक्टली पैसे नहीं देते, चेक लिख के दे देते हैं, तो उसका व्यवहार भी रोकड़ में ही किया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।